अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नॉवल असीरे जां की एपिसोड 11 आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है हया खान ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए नॉवल की तरफ चलते हैं। शायद वो अभी तक यारम सुल्तान को जानती नहीं थी। वक्त आ गया था कि अब वो उसे अच्छी तरह बताए कि वो कौन है। यारम ने सर्द नजरें उसकी आंखों पर टिकाए, उसकी तरफ कदम बढ़ाए तो वो इत्तेमाद के साथ अपनी जगह पर मुस्कुराती खड़ी रही। आप यहाँ शादी का प्रपोजल लेकर आई हैं? यारम ने उसकी तरफ कदम बढ़ाते पूछा तो वो सर अस्पात में हिलाती मुस्कुराते उसे देखने लगी। और आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूंगा मिस राना? यारम ने उसके करीब रुकते उसकी आंखों में देखकर सख्त लहजे में पूछा था, जो बिल्कुल बाइत्तेमाद खड़ी थी। कोई झिझक या शर्म नहीं थी। अर्शिया राना इग्नोर होने वाली चीज नहीं यारम सुल्तान, हम दोनों एक बहुत अच्छा कपल हो सकते हैं। अर्शिया उसके चेहरे पर नजर टिकाते कभी उसकी नीली आंखों में देखती तो कभी उसकी घनी दाढ़ी को। दिल ने कहा था कि वो एक बार उसे छूकर देखे, लेकिन वो शायद जान गई थी यारम सुल्तान को, या ये उसकी गलत फहमी थी कि वो यारम सुल्तान को जान गई थी। आप में ऐसा कुछ नहीं है मिस राना जो आपको अट्रैक्टिव बनाए, यारम ने तंजिया लहजे में कहा तो अर्शिया की मुस्कुराहट सिमटी और पल भर में आंखों में इश्तियाल उभरा। जिस तरह के अंदाज आप अपनाकर लोगों को अपना गर्विदा करती हैं, इस तरह किसी भी तीसरी लड़की को ऐसी ड्रेसिंग करवा दी जाए तो वो सारे मर्द उसके आगे पीछे घूमे। यारम ने उसे तंजिया नजरों से देखते हुए कहा तो अर्शिया का चेहरा फिरकी के एहसास से सुर्ख हुआ। माना वो खूबसूरत थी, लेकिन उसे गरूर अपने ऊपर अपनी खूबसूरती से भी बढ़कर था। मिस्टर यारम, आप मेरे बारे में जानते ही क्या हैं, जो राय कायम कर रहे हैं। आप इस तरह से इंसल्ट नहीं कर सकते मेरी। कल मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन आज मैं बहुत तहम्मुल के साथ बात करने आई हूँ, अर्शिया ने खुद पर बामुश्किल काबू पाते बोला था। यही मैं कहना चाहता हूँ कि ना आप मुझे जानती हैं ना मैं आपको, तो बेहतर यही होगा मिस राना के आइंदा मुझसे इस तरह की फजूलगोई ना करिएगा, वरना आइंदा इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। और तहम्मुल के साथ आप मुझसे ये बात करने आई हैं। एक लड़की होकर आप यहाँ अपनी शादी का प्रपोजल लेकर आई हैं। लगता है आप में इज्जत नफ्स नहीं पाई जाती, यारम ने सख्त लहजे में कहा तो अर्शिया ने बामुश्किल सबर का घूंट पिया। एक लड़की अगर अपना प्रपोजल खुद लेकर आ रही है तो इसमें क्या बुराई है? सीरियसली आप भी इन टिपिकल मर्दों में से हैं जो इस तरह की सोचें रखते हैं, मिस्टर यारम सुल्तान गौरी, अर्शिया ने उसे जांचते लहजे में कहा तो यारम खामोश नजरों से उसे देखने लगा। शायद वो वाकई लाजवाब हो गया था। देखिए मिस्टर यारम, मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की हूँ। मैंने कभी किसी तरह के रिलेशंस नहीं रखे, या यूं कह लें कि आज तक अर्शिया राना की नजरों को कोई इस कदर नहीं भाया जितना आप इस दिमाग पर सवार हो गए हैं। जिस दिन से मैंने आपको देखा है उस दिन से हर लम्हा मेरे ख्यालों में इन निगाहों का बसेरा है। मैं नहीं जानती ये क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि आप अर्शिया को भा गए हैं, और जो चीज मुझे पसंद आ जाती है मेरा दिल कहता है मैं वो हासिल कर लूं। अर्शिया ने उसकी निगाहों में मुस्कुराकर देखते कहा तो यारम ने इस बेबाक लड़की को देखा जिसकी आंखों में एक अनोखी सी चमक थी, जैसे उसे यकीन हो कि वो जो चाहेगी उसे मिल जाएगा। मिस अर्शिया राना, मुझे आपके प्रपोजल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, यू मे गो नाउ। यारम कोई सख्त अल्फाज कहने से खुद को बाज रखते बस इतना कहते पलट गया, जिससे अर्शिया की मुस्कुराहट सिमटी। वो मजबूत कदम उठाते उसके पास आई तो यारम उसकी खुशबू खुद के करीब महसूस करते आंखें कोफ्त से बंद कर गया था। मुझे लगता है आप वक्त चाहते हैं, ठीक है, आप कुछ दिन का वक्त ले सकते हैं। मैं समझ सकती हूँ आप मुझे जानते नहीं हैं, ठीक तरह से तो जान जाएंगे, लेकिन मैं आपकी हाँ का इंतजार करूंगी। वो मुस्कुराकर बोली तो यारम माथे पर बल डाले पलटा। अर्शिया उसके करीब ही खड़ी थी। गुस्से से यारम के माथे की रगें तनी थी इस लड़की की ढिठाई पर। यारम ने उसका बाजू दबोचा तो वो जो उसके लिए तैयार नहीं थी लड़खड़ाकर उसके सीने का हिस्सा बनी, जबकि इस हरकत पर वो आंखें फाड़े उसे देखने लगी। अर्शिया राना, तुम जैसी बेबाकी का मुजाहरा करने वाली लड़की से यारम का कभी कोई वास्ता नहीं पड़ सकता, इसलिए अभी से अपने दिल को, अपने दिमाग को और अपनी इन बेबाक आंखों को संभालो और मुझसे दूर रहो, वरना यारम गुस्से में खुद का भी नहीं होता, समझी तुम? यारम ने अपनी नीली सर्द आंखें उसकी सुनहरी आंखों में गाड़ते गुरा कर कहा तो अर्शिया का दिल डूबकर उभरा था। वो बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जुबान ने साथ ना दिया। यारम सुल्तान के आगे बाजू अभी तक इतनी सख्ती से दबोच रखा था जैसे आज वो उसे तोड़ ही देगा। वो इस लड़की की हिम्मत पर हैरान था। बिला झिझक वो उसके सामने अपना प्रपोजल लेकर आ गई थी, इससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर गई थी, उसके सवाल पर उसे लाजवाब कर गई थी, लेकिन वो कभी भी इतनी बेबाक लड़की अपनी जिंदगी में तस्वुर भी नहीं कर सकता था।
यारम ने अचानक उसका बाजू छोड़ा तो वो लड़खड़ाकर दूर हुई। बाजू का दर्द बर्दाश्त करते उसने यारम सुल्तान को देखा था, जो उसे ही इश्तियाल भरी निगाहों से देख रहा था। उसकी आंखों में देख वो फिर से हिम्मत करते तंजिया मुस्कुराई। यारम सुल्तान, तुम्हारा गुस्सा, प्यार, नफरत, मोहब्बत सब झेलने को तैयार है अर्शिया राना, लेकिन एक बात याद रखना। वो कदम कदम चलते फिर उसके करीब आई, जबकि अंदर गुस्से का लावा उबल रहा था। उसके झटकने पर तुम अर्शिया राना के हिस्से में ही आओगे। जो अर्शिया की आंखों को भा जाए वो उसका हो जाता है, और तुम उसके हो चुके हो। इसलिए तहम्मुल से फैसला करना, कहीं तुम्हारे इनकार में जलकर मैं हर हद से ना गुजर जाऊं। वो उसकी आंखों में आंखें गाड़ते हुए बोली थी कि यारम ने मुठ्ठियां भींचे इस लड़की की हिम्मत को देखा था। आउट, यारम ने यकलफ्जी अंदाज में कहा तो अर्शिया ने भी गुस्से भरी निगाहों से उसे देखा। मैं तुम्हारे जवाब की मुंतजिर रहूंगी यारम सुल्तान, और सोच समझ कर जवाब देना, क्योंकि बात जब मेरे जुनून पर आकर ठहरती है तो अर्शिया फिर किसी भी कीमत पर उसे हासिल करके रहती है। वो मुस्कुराकर बोलते यारम को आग लगा गई थी, जिसका अंदाजा उसे यारम की आंखों में उभरते गुस्से की तपिश से हो गया था। और यारम सुल्तान, अर्शिया राना का जुनून बनता जा रहा है, सो बी केयरफुल। अर्शिया उसके कान के करीब जरा झुकते जानकर सरगोशी नुमा लहजे में मुस्कुराकर बोली थी कि यारम ने उसका बाजू पकड़ते खुद से दूर झटका तो वो मुस्कुराती उसे देखते पीछे कदम उठाती, अपना बैग थामते दरवाजे की तरफ बढ़ गई। बाय मिस्टर यारम सुल्तान, सी यू सून। अर्शिया ने पलटते मुस्कुराकर उसे, जो स्पॉट चेहरे के साथ जब्त किए खड़ा था, चेहरा यारम ने कोई जवाब ना दिया तो वो मुस्कुराती वहां से चली गई। बाहर आते ही उसकी मुस्कुराहट सिमटी थी। उसके झटकने पर अर्शिया राना के अंदर गुस्से के भांबड़ जलने लगे थे। वो गुस्सा पीती बाहर निकली थी और अपनी गाड़ी में जा बैठी थी। अब उसे कुछ भी करना पड़े, लेकिन उसे यारम सुल्तान ही चाहिए था। अब वो उसकी जिद बन गया था, और वो बचपन से ही ऐसी थी, किसी भी कीमत पर हार ना मानने वाली। और अब वो चाहिए था, और हर हाल में चाहिए था। उसने दरवाजा खोला तो मान सामने खड़ा था, निकसिक सा तैयार पुलिस की वर्दी में। मान उसे देख मुस्कुराया, गुड मॉर्निंग सनशाइन, और अंदर आया, गुड मॉर्निंग मान, ये दोनों बस रेडी हैं। नूर उजलत में कहती आलियान के रूम में जाते उसे बैग पहनाने लगी, जबकि माही भी यूनी जाने के लिए रेडी खड़ी थी। सनशाइन, चाय मिलेगी? जरमान ने तेज आवाज में कहा और सोफे पर बैठ गया। ये लीजिए आपकी चाय का कप, नाश्ता नहीं करेंगे आज? नूर बात करते करते आलियान का टिफिन पैक कर रही थी, जबकि मान बस मुस्कुराता उसे देख रहा था। नहीं, आज लेट हो गया, बस ये वर्ल्ड बेस्ट ही मिस नहीं कर सकता था, मान ने मुस्कुराकर कहा तो नूर भी हल्का सा मुस्कुराई। माही और आलियान भी बाहर आए। आपने भी नहीं किया है अब तक, आप तो करने, माही ने उसे पीछे से हक करते कहा तो नूर मुस्कुराई। हम कर लेंगे माही, आप लोगों के जाने के बाद, नूर ने कहते टिफिन आलियान के बैग में रखा। मॉम, आज नहीं जाना, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, आलियान रोती शक्ल बनाते बोला तो माही ने उसके दोनों कान खींच डाले। बस कर दे मोटू, कल भी यही बहाना बनाया था आपने, कम से कम बहाने तो चेंज कर लिया करें आलसी, माही ने उसके बराबर में बैठ हंसते हुए कहा। नूर ने उसको लफ्ज आलसी पर घुर कर देखा तो माही सीधी हुई। मेरा मतलब है आली, माही ने अपना जुमला दुरुस्त किया, जबकि आलियान का मुंह बन चुका था झूठ पकड़े जाने पर। माही, डोंट इरिटेट मी, मान देखें ये मुझे मोटू कह रही है, आलियान ने शिकायत लगाई। आली, हमने आपसे कहा है ना, नाम से नहीं बुलाते बेटा, आनी कहा करें, नूर ने किचन से ही हाँक लगाई तो आलियान का फिर मुंह बना। मान को और माही को वो इन्हीं नामों से पुकारता था जिस नाम से उसकी माँ पुकारती थी, जबकि नूर उसे समझा समझा कर थक गई थी। लेकिन आलियान साहब, मजाल जो अपनी माँ की कोई बात सुन ले, मान चले मुझे स्कूल ही ले चले, मॉम तो मुझे बस डांटती रहती हैं। आलियान जरमान की गोद में उचक कर बैठते हुए अफसोस से नफी में सर हिलाते बोला तो मान हंसते उसका गाल चूम गया। नाश्ता करने मोटू, वरना लंच टाइम तक गुजारा नामुमकिन हो जाएगा आपका, माही ने जूस का ग्लास मुंह से लगाते हुए कहा तो मान ने उसे घूर कर देखा। डोंट माही, हमारा आलियान मोटू नहीं है, वो इतना स्मार्ट है। मान ने आलियान की तरफदारी की तो आलियान गर्दन अकड़ा गया। वो इतना करीब शायद नूर से भी ना था जितना वो मान के करीब था। नूर ने जल्दी जल्दी आलियान को नाश्ता करवाया तो वो तीनों जाने के लिए खड़े हुए। माही और आलियान गाड़ी में जाकर बैठे, जबकि जरमान भी डोर पर ही खड़ा था। आज ऑफिस जाओगी? मान ने उसका मुरझाया चेहरा देखा, जो वैसे तो खुद को काफी मसरूफ जाहिर कर रही थी, लेकिन उससे कैसे छुपाती जो उसकी हर अजियत से वाकिफ था। जी, मिस्टर सुल्तान के साथ मीटिंग है, थोड़ी देर में आ जाएंगे, नूर ने बामुश्किल मुस्कुराते कहा तो मान उसे देखे गया। मैं इन दोनों को ड्रॉप करके आता हूँ, फिर तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, मान ने घड़ी में वक्त देखते कहा तो नूर ने नफी में सर हिलाया। नहीं मान, हम अपनी कार में चले जाएंगे, आप वैसे भी लेट हो चुके हैं, आप जाएं, हम थोड़ा लेट जाएंगे ऑफिस। नूर ने रसानियत से मना किया और मुस्कुराई। ओके, अपना ख्याल रखना और घर आकर मुझे कॉल करना।
और हाँ, नाश्ता कर लेना लाजमी। जरमान उसे हदायत देते पलट गया था, जबकि नूर उसकी फिक्र पर सिर्फ मुस्कुराती थी। अल्लाह हाफिज मान, अल्लाह हाफिज सनशाइन। जरमान उसका खूबसूरत चेहरा देख मुस्कुराता खुद भी चला गया था। नूर ने एहतियात से दरवाजा बंद किया और अंदर आई। वो शख्स वापस आ चुका था। माना कि वो ऑफिस के किसी वर्क का हिस्सा नहीं था, लेकिन वो वापस आ गया था। हाला नूर के लिए यही मुश्किल बात थी, लेकिन वो अब कोई कमजोर दब्बू सी लड़की नहीं थी जो हालात से डरकर बैठ जाती। उसने लड़ना सीख लिया था, उसने आगे बढ़ना सीख लिया था। वो हाला नहीं रही थी, क्योंकि हाला लफ्ज से उसके कानों में सिर्फ एक ही नाम गूंजता था, और वो था हाला यूसुफ, जो इसी शख्स की आवाज में उसकी समात की दीवारों से टकराता था। उसे चिढ़ थी, इसलिए उसके इर्द गिर्द के लोग सब उसे नूर ही पुकारते थे। सिर्फ नूर ने रूम में जाते अपने लिए कपड़े निकाले और शावर लेने चली गई। थोड़ी ही देर में वो पर्पल कलर का सादा सा फ्लोरल फ्रॉक और उसके साथ पर्पल की चूड़ीदार पहने बाहर आई। बालों को हेयर ड्रायर से सुखाया और फिर हल्का हल्का सा मेकअप करते उसने पिंक लिपस्टिक लगाई, बालों को हाफ कैचर में डाला और दुपट्टा ओढ़ते उसने एक संजीदा सी नजर खुद पर डाली। वो कितना बदल गई थी। जो हाला सांवले से रंग में हर वक्त सादा हुलिया में चश्मा लगाए, बालों को चुटकिया में कैद रखते सादा से कपड़े पहनती घबराई सी रहती थी, आज वही हाला किसी सांवले से रंग में सलीके के कपड़े पहनकर, नाक में हीरे की बारीक सी लौंग पहनकर, आंखों में ब्राउन कलर के लेंस लगाए, कॉन्फिडेंट तरीके के साथ उसके आईने के सामने खड़ी थी। उसने खुद को वक्त के साथ अपग्रेड कर लिया था, वरना वो आज भी वही सांवली सी रंगत रखती थी, लेकिन इस रंगत के सिवा उसने सब कुछ बदल दिया था। अपना आप पूरी तरह से बदल दिया था, जाहिर नहीं बज़ाहिर भी। हाला यूसुफ तो कब की मर चुकी थी। वो नूर थी, सिर्फ नूर। सर, नूर मैम आई हैं, आप फ्री हैं तो मैंने भेज दूं? आयशा ने इंटरकॉम किया तो यारम ने रजामंदी देते कॉल रखी। वो इस वक्त बहुत गुस्से में था अर्शिया की बातों की वजह से। वो लड़की खुद को समझती क्या थी? उसे क्या लगता था कि जो वो कहेगी वैसा ही होगा? यारम ने 2 उंगलियों से माथे को मसला था, जबकि आंखें बंद थीं। जब थोड़ी ही देर में नूर ने कमरे में कदम रखा, सर पर दुपट्टा ओढ़े वो अंदर आई। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर सुल्तान। नूर ने मुस्कुराते सलाम किया तो यारम ने सलाम का जवाब देते सर को फम दिया। कैसी हो नूर? यारम ने पूछा तो वो मुस्कुराते हुए टेबल के उस पार कुर्सी घसीट कर बैठी। हम ठीक हैं, आप कैसे हैं? नूर के जवाब पर यारम भी मुस्कुराया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारे पेपर्स हमने रीड किए हैं, कुछ मसला मसाइल हैं, हमने अंडरलाइन कर दिए हैं। मिस्टर गाजी ने बहुत चालाकी से कुछ क्लोज इसमें ऐड किए हैं, आप भी इनको गौर से रीड करें तो आपको अंदाजा होगा। नूर ने यारम की तरफ पेपर्स किए तो वो भी ध्यान से पढ़ने लगा। इतने में जावियार भी केबिन में दाखिल हुआ। सॉरी गाइस, मैं लेट हो गया, जावियार ने उजरत में कहते चेयर थामी और नूर के बराबर ही बैठ गया। यारम के जबड़े गुस्से से तने थे। गाजी की हरकत पर जावियार ने उसके तासरात देखे तो नूर की तरफ देखा जो खुद भी संजीदा सी बैठी थी। क्या हुआ, सब ठीक है ना? जावियार ने सवाल किया तो यारम ने उसके आगे पेपर्स किए जिन्हें वो तफसील से पढ़ने लगा। इसका मतलब हमारा शख्स सही था, यह गाजी बहुत होशियार है। होटल के तामीराती काम के लिए यह खुफिया जगह बनवाना चाह रहा है। मुझे यकीन है ये जरूर किसी गलत काम में मुलव्वस है। आई थिंक हमें इस बारे में जरमान खान को इन्वॉल्व करना चाहिए। वो गाजी पर सही डाउट कर रहा था। जावियार ने पूरी बात कहते यारम की तरफ देखा जो कुछ सोचकर इस बात में सर हिलाने लगा, जबकि अब इन दोनों की नजर नूर पर थी। हम मान से बात करके आप लोगों की मीटिंग डन कर देंगे। नूर ने इन दोनों की तरफ देखते कहा, हाँ ठीक है, कल तुम मीटिंग डन कर देना। जावियार ने नूर की तरफ देखते कहा, फिर यारम की तरफ मुड़ा। ये मामला मुझे छोटा मोटा नहीं लग रहा। जिस केस की डिस्कशन मीर हमसे कुछ दिन पहले कर रहा था, कहीं ये गाजी का ताल्लुक भी इन्हीं से तो नहीं? जावियार ने यारम को देखते कहा तो वो भी सोच में पड़ा। मीर से भी बात करो, हमें उसे भी बताना चाहिए, ये इंफॉर्मेशन उसके लिए जरूरी हो सकती है। गाजी पर नजर रखवानी चाहिए, बहुत मशकूक हो चुका है अब वो। और कल अलमीर और जरमान खान दोनों को साथ ही बुला लेना ऑफिस। यारम ने मशवरा देते कहा तो जावियार ने भी सर इस बात में हिलाया, जबकि नूर का चेहरा फीका पड़ा था। पहला मीर के नाम से और दूसरा जरमान और मीर के टकराव से और तीसरा इस ऑफिस में उसकी भी मौजूदगी से। वो खामोशी से बैठी सोचों में पड़ गई थी, जबकि जावियार और यारम अपनी बातों में लगे थे। चले हम चलते हैं, हमें जरूरी काम के लिए भी निकलना है, नूर ने खड़े होते कहा तो यारम ने सर इस बात में हिलाया तो वो तंग जहन के साथ कैबिन से निकल गई। जावियार ने यारम को देखा जो किसी गहरी सोच में गुम था। जब जावियार के सवाल पर वो चौंका। आयशा बता रही थी अर्शिया राना आई थी कुछ देर पहले। जावियार के पूछने पर यारम ने मुठ्ठियां गुस्से से भींची थी। वो लड़की नहायत ही कोई बेवकूफ है, शादी का प्रपोजल लेकर आई थी यहाँ। जावियार जो पानी का गिलास मुंह से लगा चुका था, यारम की बात सुनकर उसे बुरी तरह से ठंडा लगा।
यारम ने परेशानी से नजर उस पर डाली जो खांसे हुए हैरानी से उसे देख रहा था। शादी का प्रपोजल किसके लिए? जावियार ने यारम की आंखों में देखकर पूछा तो वो बेजारियत से आंखें घुमाते उसे घूरने लगा, जिसे देख जावियार आंखें फाड़े उसे देखने लगा। अर्शिया राना तुम्हारे लिए शादी का प्रपोजल लेकर आई थी। ये लड़की कोई ज्यादा ही एडवांस नहीं है? कौन लड़की अपनी शादी का प्रपोजल खुद लेकर आती है? जावियार ने अपनी हैरत जाहिर करी, जबकि यारम जिस तरह अपना गुस्सा जब्त कर रहा था वही जानता था। उसे रह रहकर वो वक्त याद आ रहा था जब वो लड़की इतनी बेबाकी से इस पर हक जताकर गई थी, अपना फैसला थोप कर गई थी, और कितना गरूर था उस लड़की को। अपना फैसला थोप कर गई थी और कितना गरूर था उस लड़की को। और ये असल चीज थी जिसे महसूस करके यारम को गुस्सा आ रहा था। उसे ऐसा क्यों लगता था कि यारम उसकी जुनूनियत देखते उसकी राह में बिछ जाएगा। इंटरेस्टिंग, ऐसी अजीब लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। वैसे जिस तरह वो तुम्हें मगन होकर देखती थी मुझे तभी कुछ गड़बड़ लगती थी इसमें, और आज उसने साबित कर ही दिया, जावियार ने संजीदगी से कहा। तो यारम उसे एक नजर देखता सर थकावट से पीछे सीट पर टिका गया। सिर्फ प्रपोजल ही नहीं, वो वार्निंग भी देकर गई है, और उसे लगता है कि यारम उसकी धमकियों के आगे घुटने टेक कर उसकी बेखुदगी का असीर हो जाएगा। वो जानती नहीं है अभी यारम सुल्तान को कि वो जब अपनी पर आएगा तो अर्शिया राना की मगरूरियत को पैरों तले रौंद देगा। यारम ने लफ्जों में गुस्से की तपिश भरते कहा, और आखिर में तंजिया मुस्कुराया तो जावियार तो उस लड़की की जुर्रत पर अश अश कर उठा, जबकि वो जानता था यारम बहुत सब्र करने वाला बंदा था। अगर वो सब्र कर रहा होगा तो सिर्फ इस वजह से कि सामने एक लड़की है। लेकिन फिर उसने कुछ सोते हुए यारम को देखा। वैसे बुरी तो नहीं है अर्शिया राना, अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करती है, खानदानी है, और मिस्टर असवंत राना को हम अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने मुश्किल वक्त में हमारा काफी साथ दिया है। जावियार ने संजीदगी से कहा। उसे तो अर्शिया राना में कोई बुराई नजर नहीं आई थी सवाए उसकी मगरूरियत के। लेकिन मगरूरियत का मतलब ये नहीं कि इंसान बुरा है, और अब वो खुद भी तो मगरूर था। मगरूरियत को कैसे गलत कहता? उसकी बात सुनते यारम ने आंखें खोलते उसे घूरा। मुझे इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है जो तुमने मुझे किनवाई है। लड़की अमीर हो या गरीब, उससे उसकी वफादारी नहीं नापी जा सकती। तुम जानते हो ऐसी लड़कियों से मुझे सख्त नफरत है, और आंखों देखी मक्खी निगलना यारम ऐसी बेवकूफी अब कभी नहीं करेगा। यारम ने सख्त लहजे में कहा तो उसकी बातों का पस मंजर समझते उसने नरमी से सर हिलाया। वो पुलिस स्टेशन में अपनी चेयर पर बैठा केस रीड कर रहा था जब उसका फोन बजा। फोन पर नजर पड़ते ही वो मुस्कुराया, क्योंकि ये उसकी माँ का फोन था। उसने फोन कान से लगाया और सलाम किया। कैसा है मेरा बेटा? सामने से नम आवाज में पूछा गया तो उसकी भी मुस्कुराहट सिमटी। मैं ठीक हूँ मोरे, आप कैसी हैं? जरमान ने आसूदा लहजे में कहा। मैं ठीक नहीं हूँ बेटा, तू कब मिलने आएगा मुझसे? जब तेरी माँ अल्लाह को प्यारी हो जाएगी, सामने रोते लहजे में जवाब आया तो वो माथे पर बल डाल गया। कैसी बातें कर रही हैं आप मोरे, क्यों मुझे तड़पाती हैं? जरमान ने कहा तो सामने से कोई जवाब ना आया, बस सिसकियों की आवाज आने लगी। यहाँ सब तेरा पूछते हैं बेटा, कब आएगा जरमान खान? मोरे में बहुत जल्द चक्कर लगाऊंगा, आप परेशान ना हो। वो खुद पर काबू पाते बोला कि वो कितना बर्दाश्त करता था अपनी माँ के सीने लगने के लिए, लेकिन उसकी ड्यूटी अक्सर इतनी टफ होती थी। और दूसरा आली, अगर वो कुछ दिन के लिए भी अपनी हवेली के लिए जाता तो पीछे आली रो रो कर अपनी तबीयत खराब कर लिया करता था कि नूर परेशान हो जाया करती थी, इसलिए वो कम ही जाता था। लेकिन वहां भी उसकी माँ बहुत तड़पती थी और उससे उनकी तड़प भी नहीं देखी जाती थी। वो परेशान हो जाया करता था अक्सर। चक्कर लगाऊंगा, चक्कर नहीं लगाना, कुछ दिन सही से रहने के लिए आजा बेटा। वो उसे शुरू में डांटते आखिर में मनाते हुए बोली तो वो हार मानने लगा था। अच्छा मोरे, मैं आ जाऊंगा, आप ज्यादा टेंशन नहीं लें, बीपी हाई हो जाएगा, सरमान ने परेशानी से कहा, क्योंकि अक्सर वो रो रो कर अपनी तबीयत खराब कर लिया करती थी। बेटा तू अपनी शादी का सोचना, तू वहाँ अकेला होता है, मैं परेशान होती हूँ यहाँ। कब करेगा शादी? 30 का हो गया, अब क्या बूढ़ा हो कर करेगा? शास्ता बेगम ने फिर हर बार का शोशा छोड़ा तो जरमान खान की आंखों के सामने एक ही चेहरा लहराया था। मोरे, शादी का नहीं कहा करें अभी, आपको पता है ना मैं अपनी जॉब में काफी मसरूफ होता हूँ, किसी दूसरे के लिए वक्त नहीं होता है मेरे पास। जरमान ने बेजार लहजे में कहा तो शास्ता बेगम खामोश हो गई। अच्छा ठीक है, तू अपना ख्याल रखना और जल्दी आने का सोचना। उनकी ताकीद पर जरमान मुस्कुराते अल्लाह हाफिज कह गया। फोन रखते उसे नूर का ख्याल आया था, अब तक तो वो जा चुकी होगी, अब शायद आने वाली हो, लेकिन उसका अभी तक फोन नहीं आया था। जरमान ने फोन में कॉल लॉग चेक किया तो सनशाइन लिखा था, वो देखकर मुस्कुराया था। माजी, शमा बेगम के इंतकाल के बाद माही को भी जरमान ने हाला के पास छोड़ दिया था। उनके इंतकाल को वक्त गुजर गया था, लेकिन इन सब चीजों ने हाला के दिमाग पर बहुत गहरा असर छोड़ा था।
वो अक्सर बातें करते करते खो जाया करती थी, बोलते बोलते खामोश हो जाया करती थी। यहाँ तक कि आलियान को भी वो संभाल नहीं पा रही थी। माही छोटी थी, वो जितनी केयर कर सकती थी करती थी, लेकिन एक माँ जो ख्याल कर सके वो कोई दूसरा कहाँ कर पाता। अक्सर आलियान जरमान के पास होता था। अगर वो जरमान के पास सो भी जाया करता तो हाला को याद ना रहता था। ये सब देखते जरमान ने उसका चेकअप करवाने का सोचा था। वो जरमान से ज्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन इतनी शनासाई हो गई थी कि हाला को यकीन था वो जो करेगा ठीक करेगा, क्योंकि हर चीज का ख्याल वही कर रहा था। और उसकी नजर में ये बहुत बड़ी बात थी कि कोई गैर उनका अपनों से बढ़कर ख्याल कर रहा है। जरमान ने उसका चेकअप करवाने का सोचा तो वो खामोशी से उसके साथ चल दी। उसने उसका इलाज करवाकर उसे इस ट्रॉमा से बाहर निकाला, और इस वक्त में वो माही का स्कूल, आलियान को और फिर इस सब में अपनी ड्यूटी को संभालना बहुत मुश्किल होने लगा था जरमान के लिए। लेकिन वो सब संभालने लगा था, वो इन्हें ऐसे छोड़ नहीं सकता था। वक्त के साथ साथ वो माही और मान के करीब होने लगा था। उसे खुद भी इन सबसे उनसियत सी हो गई थी, जबकि आलियान तो बोलना शुरू हो गया था। आप अपनी दवाइयाँ टाइम पर ले रही हैं ना? हाला गुमसुम सी बैठी थी जब जरमान ने उसको पीछे से आते होश दिलाया। जी हम टाइम से ले रहे हैं, हाला ने लड़खड़ाते जवाब दिया, जबकि जरमान गौर से उसे देखने लगा। उसके नक्श बहुत प्यारे थे। भले वो सांवली थी, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही एहसास कमतरी का शिकार थी। वो हर बात लड़खड़ा कर करती थी, अपना हुलिया ऐसे ही बेहाल रखती थी। अब वो अपने काम खुद संभालने लगी थी, लेकिन अभी भी वो खामोश सी रहती थी, चुप चुप सी। जरमान उससे इतना फ्री नहीं था कि वो इससे ज्यादा बात करता, लेकिन इस सब के बाद जरमान ने उससे तफसील से बात करने का सोचा था। वो गैलरी में रखी चेयर पर पैर ऊपर किए उन पर सर टिकाए बैठी थी। जरमान भी उसके साथ ही चेयर रखते बैठा तो वो गड़बड़ाकर उसे देखने लगी। रिलैक्स, आराम से बैठो, जरमान ने मुस्कुराते कहा तो वो खामोश नजरों से उसे देखने लगी। इतना डरती हो, घबराती हो, अब तो तुम एक बच्चे की माँ हो, और मैंने सुना है एक लड़की कितनी भी नाजुक मिजाज और कमजोर क्यों ना हो, एक माँ कभी इतनी कमजोर नहीं होती। जरमान ने उसकी काली स्याह गहरी आंखों में झांकते हुए कहा तो वो टिकटिकी बांध उसे खामोशी से तकने लगी। माँ? हाँ, वो भी तो एक माँ थी, वो सोचने लगी, लेकिन मुंह से कुछ ना बोली। तुम्हें पता है हम कमजोर या मजबूत नहीं होते, ये सब हमारे दिमाग के खेल होते हैं। अगर तुम खुद को कमजोर समझती हो तो तुम हो कमजोर, लेकिन अगर तुम खुद को मजबूत समझो तो तुम वाकई मजबूत हो जाओगी। ये सब कुछ तुम पर है। हाँ, वो खुद को बहुत कमजोर सी लड़की समझती थी। वो ठीक कह रहा था, जिस दिन तुम खुद पर यकीन करने लगोगी उस दिन तुमसे ज्यादा मजबूत कोई नहीं होगा। जरमान ने उसके मासूम जहन को तराशने की कोशिश की थी। तुम्हें पता है यहाँ इस दुनिया में कोई खुश नहीं है, सबके साथ कोई ना कोई मसला है। अगर कोई अमीर है तब भी उसकी जिंदगी में बहुत से मसाइल हैं, अगर कोई गरीब है तब उसकी जिंदगी में मसाइल हैं, अगर कोई गोरी रंगत का मालिक है उसे अपनी जिंदगी में बेतहाशा मसाइल हैं, अगर कोई सांवला है तो उसे भी मसाइल हैं। ये जिंदगी है, ये गोरा काला अमीर गरीब नहीं देखती, ये सबसे यहाँ रहने की कीमत वसूल करती है। लेकिन मजबूत वही होता है जो कीमत अदा करने के बाद भी खुद को संभालता है, मुस्कुराता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है। जरमान की बातों के शहर में गुम होते वो गौर से उसे देखने लगी और उसकी बातों को समझने लगी। तुम्हें पता है तुम मुझे कैसी लगती हो? वो उसकी खामोशी पर उसे दिखे गया बहुत गौर से। तुम बहुत खूबसूरत सा सितारा हो, एक रोशन चमकता हुआ सितारा। जरमान ने उसका खुद में महव होना महसूस करते मुस्कुरा कर कहा, जबकि वो अब हैरानी से उसे देखने लगी। वो सितारा थी, लेकिन सितारा तो बहुत खूबसूरत होता है। उसने पहली बार उसकी बातों का जवाब दिया तो जरमान उसकी मासूमियत पर मुस्कुराया। हाँ, तो मेरे सामने जो सितारा है वो भी बहुत खूबसूरत है, जरमान ने उसकी बात का जवाब दिया। तो हाला उसे खामोशी से देखने लगी। एक बात बताऊं सनशाइन? जरमान ने मुस्कुराकर उसे पहली बार सनशाइन कहा तो वो चौंकती उसे देखने लगी। उसकी हैरत महसूस करते जरमान ने सर झुकाया और फिर उसे देखा। क्या मैं तुम्हें सनशाइन कहकर बुला सकता हूँ? जरमान के कहने पर हाला उसे देखती रही, लेकिन कोई जवाब ना दिया। क्या वो उसका मजाक उड़ा रहा था या फिर वो वाकई दिल से कह रहा था? वो समझ ना सकी। मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा, बल्कि दिल से कह रहा हूँ। क्या मैं तुम्हें सनशाइन कहकर बुला सकता हूँ? जरमान ने उसके तासरा जांचते कहा तो वो चौंकती उसे देखने लगी। उसे कैसे पता चला वो क्या सोच रही है? वो बेअख्तियार इस बात में सर हिला गई तो जरमान मुस्कुराया। तुम जैसा खुद को दिखाओगी तुम्हें लोग वैसा ही समझेंगे। तुम लोगों को कमजोर लगती हो, इसलिए वो इस बात का फायदा उठाते हैं। जिस दिन तुम कॉन्फिडेंट हो जाओगी, यहाँ किसी की जुर्रत भी नहीं होगी कि वो हाला नूर को कुछ कह सके। जरमान ने अपने लफ्जों में यकीन समोए उससे कहा, ये दुनिया किसी से खुश नहीं है। यहाँ लोग काले गोरे सबको बातें बनाते हैं। अगर तुम इस बात को इग्नोर करना सीख लोगी तो तुमसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। लोगों के साथ साथ तुम खुद में भी बहुत खामियां निकाल कर इस रब की बनाई हुई चीजों की नाकदरी कर रही हो। लोगों को हैंडल करना सीखो हाला नूर।
जिस दिन तुम ये करना सीख गई उस दिन तुम सबसे आगे होंगी। जरमान ने उसकी आंखों में देखते अपने लफ्जों का सहर फेंका तो हाला उसके अल्फाजों में जकड़ सी गई। खुद को बदलोगी ना सनशाइन, अपने बेटे के लिए, माही के लिए? जरमान ने पूछा तो वो अपने आंसू साफ करती तेजी से अस्पात में सर हिला गई। जिसे देख जरमान भी मुस्कुराया। वो बहुत मासूम थी, वो जान गया था अभी उसका दिमाग इस कंडीशन में था कि वो जो कहेगा वो मान लेगी। इसलिए जरमान ने उसकी हिम्मत मानने का तहिया किया था। हाल जरमान उसका नाम देखते मुस्कुराया और अपना मोबाइल टेबल पर रखते अपने काम में लग गया। वो यारम के कैबिन से निकलते बाहर आई, कॉरिडोर से गुजरते वो जाने ही लगी थी जब किसी ने एक हाथ से उसका बाजू थामा और दूसरे से उसके मुंह पे हाथ रखते एक कमरे में उसे खींचते हुए ले गया। वो इस अचानक आफत पर घबराती बुरी तरह से झटपटाई थी जब किसी ने उसके झटपटाते वजूद को काबू करते उसके कान में सरगोशी की थी। हाला यूसुफ। हाला का रुआ रुआ हमतन गोश हुआ था। आंखें बेयकीनी की कैफियत में थी जबकि इस स्टोर रूम में अंधेरा था जिससे शक्ल तो नजर नहीं आई थी लेकिन इस आवाज और इस एहसास को तो वो लाखों में भी पहचान सकती थी। तो क्या वो अलमीर वजाहत सिकंदर था? ये सोचते उसके तासरात खुद ब खुद बेतासुर हुए थे। कब से झटपटाती नूर का जिस्म अब साख्त हुआ था जैसे जिसे महसूस करते अलमीर गुप्त अंधेरे में गहरा मुस्कुराया था। अलमीर ने उसको साख्त महसूस करते अपनी गिरफ्त कमजोर की थी लेकिन उसका बाजू न छोड़ा था जबकि होंठों से हाथ अब वो हटा चुका था। उसके कान के करीब झुकते दिल फरेबी से कहा गया था कि नूर ने अपनी आंखें सख्ती से बंद की। मुझे पहचाना हाला यूसुफ, मैं तुम्हारा मीर। वो उसके कान में सरगोशी करते नाक उसके कान से 1 इंच दूर रखते गहरी सांस भर गया था कि नूर जो साख्त खड़ी थी उसकी गहरी सांस पर होश में आई थी। उसकी सांसें अपने इतने करीब महसूस करते हालांकि जिस्म में चूंटियां रेंगने लगी थी। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना याद किया, बेहद बेतहाशा। 5 सालों से तुम मेरे दिमाग पर सवार थी हाला यूसुफ। एक और सरगोशी की गई थी जो नूर को दांत खींचने पर मजबूर कर गई थी। खून तेजी से उसके दिलो दिमाग में गर्दिश करने लगा था। पीछे हटे उसने हल्की सी आवाज में सरगोशी की थी जो अलमीर ने अनसुनी करते फिर गहरी सांस भरी। हमने कहा पीछे हटे, उसने फिर से कहते उस बार मजाहमत की थी जो अलमीर फिर अनसुनी कर गया था। जो सुकून उसे 5 सालों में कहीं नहीं मिला था वो आज उसके इतने करीब आकर मिलने लगा था। आज उस पर इस बात का खुलासा हुआ था कि हाला यूसुफ अपने साथ उस दिन उसका सुकून भी ले गई थी। वो उसके खुमार में डूबने लगा था। हाला ने इस बार दोनों हाथ उसके सीने पर रखते इस जोरदार झटका दिया था कि अलमीर जो उसके करीब सब कुछ भुला चुका था इस झटके से वो 3 से 4 कदम पीछे होता डगमगाया था। हाला ने तेजी से बराबर में हाथ मारते लाइट्स ऑन की थी। सामने वो शख्स ब्लू जीन्स व्हाइट शर्ट में तवाना बाजू लिए अपने खूबसूरती के साथ उसके सामने खड़ा था। पहले और अब में फर्क ये आया था कि अब उसने बॉडी वगैरह बना ली थी, तराशी हुई बेल्ट रख ली थी जो उसे बेहद हैंडसम बना रही थी। अलमीर ने बेयकीनी से इस लड़की को देख रहा था जिसने उसे झटका दिया था। अभी हाला यूसुफ उसे इतनी बुरी तरह नहीं झटक सकती थी। शायद वो आज तक उस बात पर नाराज थी। अलमीर ने सोचते सर अस्पात में हिलाया था और फिर मुस्कुराकर उसे गहरी नजरों से देखा था। इस फ्लोरल फ्रॉक में वो खुद भी खिला हुआ फूल लग रही थी। दुपट्टा जो सर पर था अब सर से कंधों पर ढलक गया था। खूबसूरत बालों की लटें चेहरे पर बिखर सी गई थी जबकि इन गहरी बड़ी स्याह आंखों में बेतहाशा गुस्सा था, नफरत थी जिसे देख अलमीर चौंका था। मुस्कुराहट सिमटी थी। वो धीमे कदम उठाते उसके करीब आया और उससे 2 कदम की दूरी पर रुका। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। ना जाने क्यों अलमीर को उसकी आंखों में अपने लिए नफरत देख चुभन सी हुई थी। मैं जानता हूं तुम आज तक मुझसे खफा होना इस बात पर, लेकिन वो जस्ट एक खेल था, बड़ी बात नहीं थी वो। और तुम दोबारा पलट कर यूं भी नहीं आई। मैंने सोचा था कि तुम आओगी तो तुम्हें सॉरी कहूंगा, शायद तुम्हें ज्यादा हर्ट कर दिया था, लेकिन तुम तो गायब ही हो गई थी यार। वो उसे समझाते हुए बोला था जबकि आखिरी लफ्ज उसने हंसते हुए कहे थे जैसे कोई बड़ी बात ना हो। हाला नूर खामोशी से उसे देख रही थी। शायद वो उसके लफ्जों में शर्मिंदगी ढूंढना चाह रही थी लेकिन वो तो उसका दुख आज तक समझा ही नहीं था। अलमीर ने खामोशी से उसके तासरात को जांचना चाहा लेकिन वो कुछ महसूस न कर सका। वैसे तुमने अपने आप को काफी बदल लिया है, काफी अच्छी लग रही हो तुम। मैं जानता हूँ आज तक तुम मुझसे प्यार करती हो ना, इसलिए अभी तक सिंगल हो। वो मदहोशी से एक हाथ उसके दाएं जानिब रखते हुए दिल फरेबी से बोला जबकि हाला के सब्र का पैमाना अब लबरेज हुआ था और उसका हाथ अपने दाएं तरफ से बुरी तरह झटकते उसने बाएं हाथ की छाप उसके गाल पर छोड़ी थी। अलमीर का चेहरा दाएं तरफ ढलका था, आंखें साफ हुई थीं, बेयकीनी ही बेयकीनी थी। उसकी हाला यूसुफ ने अपने मीर पर हाथ उठाया था। वो बेयकीन था, वो तो नजर उठाकर भी नहीं देखती थी।
शर्म से, और आज उसने हाथ उठा दिया था। अलमीर ने अपना ढलका चेहरा सीधा ना किया था, वो साफ सा रह गया था, जबकि उसके बरअक्स खाला ने अपनी पूरी ताकत जमा करके उसके मुंह पर थप्पड़ मारा था कि उसका सांस तक फूल गया था। वो गहरी गहरी सांसें भरने लगी थी, चेहरे पर चट्टानों जैसी सख्ती थी, किसी किस्म की शर्मिंदगी झिझक नहीं थी। आइंदा हमें इस तरह बेतकल्लुफी से हाथ लगाया तो हम आपके 14 तबक रोशन कर देंगे, समझे आप? आला ने सख्त लहजे में गुर्राकर कहा था कि वो अलमीर को नजर उठाने पर मजबूर कर गई थी। वो बेयकीनी से उसकी आंखों में देख रहा था, जहां बला का गुस्सा लावे की तरह उबल रहा था। आंखें लाल हो रही थी, शायद आंसू रोकने की वजह से, जबकि दांतों को भींच रखा था। हाला, वो सरगोशी नुमा लहजे में बोला था कि शायद यकीन ना हो, सामने उसकी हाला यूसुफ खड़ी है, मर चुकी है हाला। वो गुर्रा कर बोली थी, लेकिन अलमीर अजनबी नजरों से उसे देखने लगा। कहा था ना, मर जाए हाला यूसुफ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मार दिया है हमने इस हाला यूसुफ को। आज आपके सामने नूर खड़ी है, सिर्फ नूर, इसलिए आइंदा कोई ऐसी हरकत हमारे सामने की तो उसकी जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहिएगा। हाला ने उसकी आंखों में आंखें गाड़कर सख्त लहजे में कहा तो अलमीर उसे देखता रह गया, लेकिन अचानक देखते ही देखते उसके माथे की रगें तन गई थी, मुट्ठियां भींची। वो एक ही झटके में उस तक पहुंचा था और दोनों बाजू उसके दाएं बाएं रखते उसने अपने हिसार में लिया था कि हाला यूसुफ घबराते दीवार से लग गई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अलमीर वजाहत सिकंदर पर हाथ उठाने की? तुम जानती हो तुमने किसको थप्पड़ मारा है? अभी वो इस कदर तेज आवाज में धाड़ा था कि हाला के रोंगटे खड़े हो गए थे। वो अपने कानों पर हाथ रखते आंखें सख्ती से मिच गई थी, जबकि अलमीर की सांस बुरी तरह फूल रहा था। गुस्से की आग जिसमें बुरी तरह भड़क रही थी। आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि अलमीर वजाहत सिकंदर पर कोई हाथ उठाता। ये उसकी अना पर कारी वार था। दूर दूर हटे हमसे। हाला ने फिर उसके सीने पर हाथ रखते उसे धक्का दिया था, लेकिन इस बार वो 1 इंच भी ना हिला था, बल्कि गुस्से से उसकी तरफ देख रहा था, जैसे इन आंखों से ही उसे खासतर कर देगा। तुम्हें क्या लगता है मैं मर रहा हूं तुम्हारे करीब आने के लिए? तुम में है ही क्या हाला यूसुफ जो अलमीर तुम्हारे करीब आए? अलमीर फिर धाड़ा था कि उस रूम का दरवाजा बंद था और 3rd फ्लोर पर सिर्फ वही रूम था, इसलिए किसी तक आवाज ना पहुंची, वरना पूरा स्टाफ यहाँ जमा होता। लेकिन उसे कोई फिक्र नहीं थी। वो इस थप्पड़ की आग में जल रहा था जो हाला यूसुफ ने उसे मारा था। जबकि उसका जुमला सुनते नूर के जख्म ताजा हुए थे। उसे वो 5 साल पुराने जुमला याद आया था अलमीर सिकंदर के, और उसे फिर नए सिरे से नफरत महसूस हुई थी उससे। हम अच्छी तरह जानते हैं हम क्या हैं, बल्कि आपकी कोई औकात नहीं है कि आप हाला नूर के सामने खड़े होकर ये पूछ सके कि हम क्या हैं और क्या नहीं, समझे? आप इसलिए अपनी लिमिट में रहें और हम हमसे दूर रहें। हाला उंगली उठाकर उससे ज्यादा तेज आवाज में बोली थी कि अलमीर उसके किस किस अंदाज पर हैरान ना होता। आखिर तुम मुझे मेरी औकात बता रही हो अलमीर को? तुम जानती हो मैं कौन हूँ? अलमीर की धाड़ पर उसकी रूह तक कांपी थी, लेकिन वो उसके सामने मजबूत बनी खड़ी रही। आंखों में आंखें डालकर वो हैरान रह गया था। हाला यूसुफ तो उसकी नजरों से कांप जाती थी। ये कौन थी जो उसके सामने खड़ी थी? हम अच्छी तरह जानते हैं हम किसे क्या कह रहे हैं। हमारा रास्ता छोड़ें, फजूल वक्त नहीं है हमारे पास जो हर अरे गहरे पर जाया कर दें। हाला ने इस बार हल्की मगर जब्त मजबूत आवाज में कहा था कि अलमीर खामोशी से सांसें भरता उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता रहा कि शायद अब वो डरकर झिपका ले, लेकिन नहीं, वो हाला यूसुफ थी ही नहीं जो डर जाती। वो वाकई मार चुकी थी हाला यूसुफ को। तुमने अच्छा नहीं किया हाला यूसुफ। अलमीर वजाहत सिकंदर को थप्पड़ मारकर, तुम्हें नहीं पता कि मेरी अना मुझे कितनी प्यारी है। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा हाला यूसुफ, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अलमीर उसकी आंखों में देखते चीखा, लेकिन वो दलेरी से उसकी आंखों में देखती रही। हमने कहा ना हाला यूसुफ मर चुकी है। अब आप क्या ही कर लेंगे अलमीर सिकंदर? जो कर सकते हैं कर लें। हमें आपकी धमकियों से और आपसे ना कोई गर्ज है ना कोई फर्क पड़ता है। वो एक झटके से उसके हाथों को हटाती दरवाजा खोलते बाहर निकल गई, जबकि अलमीर ने पूरी कुव्वत के साथ उस जगह पर 1, 2 और फिर कई मुक्का मारते हुए अपने गुस्से को ठंडा करने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं, ये गुस्सा ऐसे ठंडा नहीं हो सकता था। नहीं हाला यूसुफ, बख्शूंगा नहीं मैं। अलमीर वजाहत सिकंदर तुम्हारा खून सुखा देगा लेकिन तुम्हें बख्शेगा नहीं। अलमीर ने फुली सांसों समेत कहा था, जिस्म पसीने से शराबूर हो चुका था। वो कैसे भूल सकता था ये थप्पड़? नहीं, कभी नहीं। इरफान बाबा ऑर्फनेज ले चले। अर्शिया जो गाड़ी में आंखें बंद की टेक लगाए बैठी थी, काफी देर बाद ड्राइवर से बोली तो वो जी कहते गाड़ी मोड़ गए। अर्शिया का दिमाग इस वक्त सख्त गुस्से में था। यारम सुल्तान के इनकार ने उसकी आंखों की नागवारी ने उसे ऊपर से नीचे तक पिघला कर रख दिया था। वो खुद पर काबू हो रही थी और वो जब भी ऐसे खुद पर काबू होती थी वो वहीं जाया करती थी। वो जानती थी उसका गुस्सा इन बच्चों को देखकर ही कंट्रोल होगा जिनके साथ उसका कई सालों का रिश्ता था। गाड़ी की रुकी
तो वो खामोशी से उतरती वहां दाखिल हो गई, जबकि इरफान बाबा को उसने चॉकलेट्स लाने के लिए भेज दिया था। बी अम्मा जो बचपन से उसकी केयर टेकर थी और अभी कुछ दिनों के लिए अपने गांव गई हुई थी, वो हमेशा यहाँ जरूर आती थी और फिर बचपन में एक दो बार वो उसे अपने साथ यहाँ ले आई थी, जिसके बाद वो भी यहाँ आने लगी थी। अब ये उसकी आदत में शुमार हो गया था। उसे लगता था वो खुद पर काबू बस बच्चों के सामने ही पा सकती है, इसलिए वो हमेशा यही करती थी। बच्चों में घुल मिलकर वो उनमें मगन हो जाया करती थी। फिर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसका शूट है या फिर कोई जरूरी काम, और घर में तो वैसे भी किसी को फर्क नहीं पड़ता था वो घर पर है या नहीं। अब तो बीजान भी नहीं थी जो उसका इंतजार करती थी। शाम को वो बच्चों से फ्री होकर शूट पर पहुंची थी और इस वक्त वो मेकअप रूम में बैठी मेकअप आर्टिस्ट का इंतजार कर रही थी जब उसकी पर्सनल सेक्रेटरी उसके पास आई थी। अर्शिया मैम, वो रॉकी तो आया नहीं, उसकी मॉम की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल है, इसलिए उसने बहुत माजरत की है। वो लड़की आकर अर्शिया से कहने लगी तो अर्शिया परेशानी से उसे देखने लगी। रॉकी मर्दनुमा औरत थी जो उसकी मेकअप आर्टिस्ट थी और वो हमेशा उसी से मेकअप करवाती थी क्योंकि कंफर्टेबल उसी के साथ थी। नो इट्स ओके रॉकी से कहो वो अपनी मॉम का ख्याल रखें और जितनी छुट्टियां लेनी है ले लें, लेकिन मैं परेशान इस चीज से हूँ, एंड मूवमेंट पर कौन करेगा मेकअप? अर्शिया ने परेशानी से कहा तो वो लड़की मुस्कुराई। नो मैम, रॉकी ने एक आर्टिस्ट को बताया था, मैंने इन्हें कांटेक्ट करके बुला लिया है, वो आ चुके हैं, वो बोली तो अर्शिया ने सुकून की सांस भरी। इतने में कोई अंदर आया। वो एक लड़का था 25 से 26 साल का। अर्शिया ने उसे गौर से देखा जो उसे मुस्कुराकर देख रहा था, लेकिन अब वक्त कम था इसलिए वो मुंह मोड़कर बैठ गई। ये एक ब्राइडल शूट था। वो लड़का आया और मेकअप करने लगा जबकि अर्शिया इस दौरान खामोशी से मोबाइल यूज कर रही थी। एक नजर उसने उठाकर देखा, खुद को मेकअप भी सही था। वो खामोशी से फिर फोन में लग गई थी। जब वो लड़का उसे ज्वेलरी पहनाने लगा, कानों में इयररिंग्स डालते, वो उसके कान की लोगों उंगलियों से छूने लगा। अर्शिया ने स्पाट नजर उठाकर उसे देखा। वो कोई लड़की थी, वो एक लड़की थी। बैड टच कैसे महसूस ना करती, लेकिन वो मसरूफ सा उसे ज्वेलरी पहना रहा था। अर्शिया इग्नोर करते फिर फोन में लग गई थी। जब उस लड़के ने हार पहनाते उसकी गर्दन पर हाथ की पुष्ट फेरी और 2 लम्हे गौर से उसके खूबसूरत गर्दन को तकता हाथ फेरता रहा कि अचानक अर्शिया अपनी जगह से उठी। क्या कर रहे हो ये तुम? अर्शिया ने स्पाट लहजे चेहरे इसके साथ तेज आवाज में पूछा तो वो घबराया। अब की बार अर्शिया को यकीन था क्योंकि मिरर से वो उसकी हरकत को बहुत गौर से देख रही थी। कुछ नहीं मैम, मैं तो आपको ज्वेलरी पहना रहा था, वो कॉन्फिडेंट के साथ बोला कि अर्शिया ने अपनी मुट्ठियां भींची और इस वक्त कमरे में इन दोनों के अलावा कोई नहीं था। तुम मेरी बैग को सहला रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, तुम्हें क्या लगता है मैं पब्लिक प्रॉपर्टी हूँ? अर्शिया गुस्से में आगे बढ़ी और उसकी मुंह पर थप्पड़ मारा तो वो अचानक पीछे होते गुस्से से नजरें उठाकर उसे देखने लगा। हाँ तो शूट करवाते हुए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने जरा सी सहला ली तो तुम मुझे थप्पड़ मार रही हो। वो लड़का उसे आगे बढ़ते उसकी कलाई थामते हुए जरूरत से बोला तो अर्शिया का खून खौला था। वो कुछ भी करे ये उसका मामला था। अगर वो शूट करवाती है गैर मर्दों के सामने पैंट शर्ट में घूमती है तो उसका हिसाब उसके जिम्मे था। उसका हरगिज ये मतलब नहीं था कि कोई भी मर्द उठकर अब उसे अपनी प्रॉपर्टी समझेगा। कैसे लोग होते हैं ये जो अपने गुनाहों पर पर्दे डालकर दूसरों को उनकी जन्नत जहन्नम समझाते हैं, और वो भी इस तरह से। अर्शिया गुस्से से अपनी कलाई छुड़वाते उसके मुंह पर एक और थप्पड़ मारा था। इस बार भी वो लड़खड़ाकर पीछे हुआ था। जब अर्शिया आगे बढ़ी और उसके मुंह पर तीसरा थप्पड़ मारा, जब उसकी सेक्रेटरी दरवाजा खोलते अंदर आई और फिर पीछे खड़े प्योन ने सबको इशारा किया तो सब भागे हुए अंदर जमा हो गए, जिसे देख वो मेकअप आर्टिस्ट भी घबराया था और जमीन पर पड़ा अर्शिया को देखने लगा। तुम्हें क्या लगता है अब मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी बन गई? मैं जिस तरह के भी कपड़े पहनूं, जिस तरह का भी काम करूं, ये मेरा मसला है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम अपनी हद पार करके अर्शिया राणा तक आओ? अर्शिया गुर्राई थी कि वो डरकर घबराता हुआ उसके पैर के करीब आया। सॉरी मैम, मुझे माफ कर दें, आइंदा नहीं होगा ऐसा। वो लड़का माफी मांगता हुआ बोला तो अर्शिया ने अपनी सेक्रेटरी को देखा। पुलिस को कॉल करो अभी और इसी वक्त। तुम्हें क्या लगता है तुम धड़ल्ले से अपना गुनाह मेरे सामने कबूल करोगे और मैं तुम्हें बख्श दूंगी? अर्शिया राणा कोई नाजुक मिजाज लड़की नहीं है, समझे तुम। हमेशा याद रहेगा तुम्हें कि तुमने एक लड़की पर हाथ डालने की कोशिश की थी। वो उंगली उठाकर बोली थी जब वो लड़का अब मजीद घबरा गया था पुलिस का नाम सुनकर। मैम प्लीज मैम, आइंदा नहीं होगा, मैम मुझे माफ कर दें। वो लड़का माफी मांगते हुए बोला था जब अर्शिया लहंगा संभालते हुए उस रूम से निकल गई थी। ये अर्शिया राणा की सोच थी जो उसकी नजर में ठीक थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि जिस तरह के प्रोफेशन में वो थी वो वहां लोग मुंह पर तो इज्जत करते हैं लेकिन पीठ पीछे वो नहीं किस नाम से पुकारते हैं।
جبکہ لوگوں کا تو کام ہے کہنا ہوتا ہے، جو اپنے گناہوں پر پردہ ڈال کر دوسروں کے گناہوں کے اشتہار لگاتے ہیں، اور وہ نہیں جانتے کہ اللہ میرا یا تمہارا نہیں، اللہ سب کا ہے۔